अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एजेड बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इतने लंबे अरसे से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना रहा और आज भी मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। और ये जो मैं कंटेंट इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने 10 या 12 लोगों के साथ शेयर करना था, जिनको मैं असिस्ट कर रहा हूँ, पर्सनली असिस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर। वॉइस मैसेजेस की सूरत में शेयर करना था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अप टू 200, तो मैं उनके साथ भी ये एक वैल्यूएबल कमेंट्री उनके साथ शेयर कर दूँ। इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें 3 चीज़ें बेसिकली 3 बहुत बड़े परसेप्शन है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक एम्प्टी गॉक्स का जो मैटर है, ठीक है, जो मैटर ऑफ मोमेंट है इस वक्त, मैटर ऑफ द मोमेंट है इस वक्त, उसके ऊपर मैं आपको एक ऐसा परसेप्शन दूंगा, एक ऐसा माइंडसेट दूंगा कि आपको पूरा पूरा केस समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोग न्यूज़ को डीकोड नहीं करते, न्यूज़ सिर्फ उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं कि अच्छा यार एम्प्टी गॉक्स की तरफ से जो है ना वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो उसको डीप इनसाइड जाके नहीं उसको देखते कि उसके अंदर न्यूज़ में एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पॉजिटिव हूँ उस न्यूज़ पे या नेगेटिव हूँ, मैं आपको पूरा उसका परसेप्शन देता हूँ कि किस सूरत में हमें नेगेटिव होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, और पॉजिटिव अगर है तो उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये समझाऊंगा कि जर्मनी क्यों सेल कर रहा है। देखो यार, ये चीज़ें मैं कहता हूँ आपको किसी भी चैनल के ऊपर एक प्लेट के अंदर अगर मिल जाए, मुझे मेंशन कर दो कि यार ये फलां चैनल है, इसके ऊपर एक प्लेट के अंदर ये कम टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, 10-12 मिनट के अंदर आपको कोई बता दे, तो मैं क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब स्टार्ट करता हूँ मैं फौरी तौर पे इसको। और पहली चीज़ सबसे पहले हम आ जाते हैं जर्मनी क्यों सेल कर रहा है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि मैं एंड में आपको कंक्लूजन दूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही मेजर सिचुएशन के ऊपर है अभी, और एक बहुत ही क्रूशल स्टेज के ऊपर है। और मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक एनालिसिस, ठीक है, एज़ पर माई विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा कि क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, और उस सिचुएशन में आपके लिए कैसे मैक्सिमम आप प्रॉफिट को कैसे टारगेट कर सकते हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि जर्मनी क्यों सेल कर रहा है। यार देखो, मैं आपको पहले जर्मनी जब सेल कर रहा है ना, पहले आप समझो जर्मनी के पास कितने कितने बिटकॉइन है, ठीक है। अगर जर्मनी अपने सारे बिटकॉइन भी सेल कर देना जितने उसके पास बिटकॉइन है, तो वो तकरीबन कोई 2.2 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन है। अब एक बात को समझो, ठीक है यार, एक सेकंड में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये चीज़ देखो यार कि जर्मनी का टोटल मतलब उसकी जो जीडीपी है ना, टोटल जीडीपी वो ट्रिलियंस के अंदर है यार, ट्रिलियंस के अंदर। 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, ठीक है। अब अगर जर्मनी बिटकॉइन सेल कर रहा है, तो कुछ लोग, मैं भी शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार जर्मनी को पता है बिटकॉइन नीचे जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो यार, जर्मनी बिटकॉइन को इसलिए सेल करेगा कि बिटकॉइन नीचे चला जाएगा, तो उसको ये डर है कि बिटकॉइन नीचे चला जाएगा, मैं सेल करूँ। तो ट्रिलियंस के अंदर यार 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होता है, और टोटल जर्मनी के पास जो बिटकॉइन है वो 2 बिलियन है। एक मैं आपको यार एक और चीज़ आपको समझाता हूँ कि इसके सिर्फ अगर आप फॉरेन रिजर्व्स देखो ना जर्मनी के, तो इनके फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन 36 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स हैं इनके, 36 बिलियन डॉलर के, ठीक है। और अब देखें, अब आपके पास सारी सिचुएशन सामने है। अब खुद सोचो यार कि जिस जिस कंट्री से BMW निकल के आती हो, वो कंट्री यार जिसको जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मतलब जिस कंट्री से टेक्नोलॉजी निकल के आती हो, उसको पता ना हो कि बिटकॉइन क्या चीज़ है, और वो बिटकॉइन को सेल कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जर्मनी के अंदर एक एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जर्मनी के अंदर, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उसने कहा कि यार आप जो ये बिटकॉइन क्यों सेल कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसने पूछा है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि यार आप जो बिटकॉइन सेल कर रहे हो, डंप कर रहे हो बिटकॉइन को, तो आपके पास जो ये पैसे आ रहे हैं, इन पैसों का आप करोगे क्या। बेसिकली वो यही चीज़ वो पूछ रही थी कि बेसिकली जर्मनी को ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जो मतलब कोई एक गरीब मुल्क है, ऐसी तो बात नहीं है। वो तो डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। जिस कंट्री से टेक्नोलॉजीज निकल के आ रही हूँ, ठीक है, BMW पता नहीं क्या क्या इन्होंने इन्वेंट किया हुआ है यार। जिस जर्मनी की टेक्नोलॉजी के ऊपर जब बात होती है, तो कहते हैं लोग जो है ना 100% कन्विंस्ड हो जाते हैं कि अच्छा जर्मन है, ओके ओके ठीक है। मतलब इतना वो हवा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि जर्मन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर इतना रिलाई किया जाता है। तो उसने एक बात की कि एक उसने कहा कि यार पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि एक तो आप ये जो बिटकॉइन सेल कर रहे हो, तो इसका सेल करके आप करोगे क्या, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसने कही कि जो ये आप बिटकॉइन को डंप कर रहे हो, तो क्या ये बिटकॉइन जर्मनी के लोग, जर्मनी के सिटीजन्स के पास बिटकॉइन नहीं है क्या, ठीक है। उसने ये 2 पॉइंट्स मेंशन किए कि क्या और तीसरी चीज़ उसने बोली कि आप अपने ही लोगों की होप को किल कर रहे हो, ठीक है, और ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, आपको सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका मैं ओवरऑल आपको कंक्लूजन भी देता हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या है। देखो ये कर जर्मनी ऐसा कर क्यों रहा है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो टोटली पावर गेम है, और अगर आप यकीन करो इन बातों को आज की डेट के अंदर अगर आप समझ गए ना, तो आप इस क्रिप्टो की मार्केट से इतना पैसा कमा सकते हो ना, एक बड़ी टेक ले सकते हो इस क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आप, अगर आप स्मार्ट हो, ठीक है। और अगर आपने टाइम कर लिया चीज़ों को, तो आप बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो। मैं आपको इस क्रिप्टो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास एक अच्छा फंड होता है। तो देखो पावर गेम है, सारी की सारी पावर गेम है। अभी अगर आप मतलब अमेरिका चाइना को छोड़ दो ना, अगर आप मतलब चौथे पांचवें नंबर की बात करो ना, दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर बात करो, तो अमेरिका चाइना को छोड़ के तीसरे या चौथे या पांचवें नंबर की अगर आप बात करो ना, तो करोगे तो जर्मनी ज़रूर आपको आएगा, वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। और इवन अगर आप यूरोप की बात करो, तो यूरोप में टॉप ऑफ द लिस्ट पे अगर आप किसी कंट्री को रखोगे, यानी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, इन टर्म्स ऑफ यानी कि हर हवाले से, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हर हवाले से, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हर हवाले से जब आप देखते हो तो जर्मनी बहुत एक पावरफुल कंट्री है। अब हो क्या रहा है, इसके बीच में एक्चुअल गेम क्या है, देखो बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं या इसके ऊपर नज़र है, जो मार्केट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, हालांकि नज़र होनी चाहिए, बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई जो रशिया और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो इतना स्टिल इतना खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है। ये सीधा सीधा आप समझ लो कि रशिया और अमेरिका लड़ रहे हैं, वॉर, डायरेक्ट वॉर है इनकी, ठीक है। यूक्रेन यानी रशिया यूक्रेन की जो वॉर है उसको फंड कौन कर रहा है, उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व है अमेरिका उसके अंदर, और ये चीज़ रशियंस को भी पता है। रशिया के ऊपर इतनी सेंक्शंस आ चुकी हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब इसके बीच में ये क्या चीज़ है, मतलब मैं आपको ये क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसमें सीन ये है कि यूरोप के अंदर लोगों को ये लगता है कि बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द वर्ल्ड वार 3 जो है ना, वो मतलब एक हम उस सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं और यूरोप उसका पार्ट होगा, ठीक है, यूरोप उसकी लपेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यूरोप का ये मानना है, ठीक है। यूरोप से मुराद ये है कि यूरोप के अंदर, यूरोप को जो चलाने वाले लोग हैं, यूरोप को जो लोग उसके जो ओवरऑल यूरोप के अंदर जो उसके हर कंट्री के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ये बात पता है, ठीक है। और यूरोप सपोर्ट करता है अमेरिका को, ठीक है। ये बात याद रखो कि यूरोप है ना, यूरोप नेटो के जो ममालिक है या यूरोप है सारा ओवरऑल, ये करते हैं सपोर्ट अमेरिका को, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि जो रशिया है और जर्मनी है, इनके आपस में जो कोई अच्छी टर्म्स नहीं है, ठीक है, इनकी आपस में कोई इतनी सही नहीं है, क्योंकि रिसेंटली इनके कुछ इश्यूज़ भी बने थे ऑयल के ऊपर और गैस के ऊपर, इनके आपस में मामला काफ़ी गड़बड़ है, ठीक है। अब बेसिकली जर्मनी अभी कर क्या रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको अब उस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ कि जर्मनी क्या कर रहा है अभी, मतलब क्यों सेल कर रहा है, ये सेल करने का इसके पीछे मकसद या पर्पज़ क्या है। देखो मकसद या पर्पज़ सिर्फ इतना है कि कभी कभार ना कोई कुछ काम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं। देखो अभी जैसे जस्टिन सन ने कहा है कि यार आप जस्टिन सन ट्रोन का जो फाउंडर है ना, उसने कहा है कि हालांकि वो बड़ा गंदा बंदा है, नोटोरियस बंदा है, ठीक है, मैं उसको सही नहीं समझता। ट्रोन का जो फाउंडर है, ठीक है, सन नाम का भी उसका एक टोकन था, और भी उसने काफ़ी टोकन्स निकाले हुए हैं, ठीक है। ट्रोन ब्लॉकचेन का वो ओनर है एक तरीके से, काफ़ी उसका सिस्टम है, बाइनेंस वालों के साथ काफ़ी उसकी एसोसिएशन है सीजी के साथ, ठीक है। तो अब उसने भी ये कहा था कि जर्मनी को उसने ये मैसेज दिया कि यार आप जितने भी बिटकॉइन सेल करना चाह रहे हो मुझे बताओ, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो भाई जर्मनी का पर्पज़ ये है ही नहीं कि वो एक छुप छुपा के मतलब दूसरे बंदे के हवाले बिटकॉइन कर दिए ताकि मार्केट के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट ना आए, ये वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आए, वो दिखाना यही चाहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप लार्जर मैसेज दे रहे होते हो, ठीक है। कुछ काम आप इसलिए कर रहे होते हो कि आपने एक मैसेज देना होता है, और जर्मनी इस वक्त जो यूरोप को लीड करता है एक तरीके से, वो ये मैसेज दे रहा है पूरे यूरोप के अंदर कि बिटकॉइन इज़ नथिंग। वो जस्ट इतना मैसेज दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इस वक्त रशिया के ऊपर सेंक्शंस हैं और रशिया क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। और क्रिप्टो के हवाले से रशिया के मामलात बड़ी आसानी से चल सकते हैं, इसलिए जो यूँ समझ लो कि जो जर्मनी है ना, वो ये मैसेज दे रहा है एक तरीके से कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं और हम इस बिटकॉइन को कुछ भी नहीं समझते, ठीक है। तो बिटकॉइन इज़ नथिंग, जस्ट इतनी सी बात है कि जर्मनी सिर्फ ये मैसेज दे रहा है कि बिटकॉइन उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। हालांकि क्या आप क्या सोचते हो कि जर्मनी को पता नहीं होगा कि बिटकॉइन क्या है, ठीक है। अब देखो इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का कोई हल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये नहीं रुक सकती। अगर जर्मनी सेल करना चाहेगा तो वो सेल करेगा, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इस टाइम, ये जो करंट अभी आज दिन चल रहे हैं ना, आज के दिन चल रहे हैं, ये अभी की मतलब ये टाइम के ऊपर एट दिस मोमेंट, अगर वो जर्मनी इस तरह की हरकतें करेगा, बार बार मार्केट मेकर्स को अगर बिटकॉइन देगा, कभी एक एक्सचेंज के ऊपर, कभी कॉइन बेस के ऊपर डिपॉजिट करेगा, कभी मतलब मूवमेंट अगर उसकी ऑन चेन मूवमेंट दिखेगी लोगों को तो मसला होगा, ठीक है। मार्केट गिरेगी, ठीक है, उसका इंपैक्ट आएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता कि मतलब उस तरीके से ना कोई ये नहीं कह सकता कि जी वक्ती तौर पर BTC नीचे ना आए, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर कितना इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, वो मैं दूसरा जो मैटर है ना, जो सबसे बड़ा मैटर है एम्प्टी गॉक्स वाला, वो तो $9 बिलियन है ना, वो टोटल $9 बिलियन है, ठीक है। वो ज़्यादा है, ठीक है, वो काम उधर ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अब डायरेक्टली उस पर चलते हैं, फिर एक ही दफ़ा मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। एक तीसरी चीज़ भी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो तो डायरेक्ट सिग्नल है कि आपको भी क्या करना चाहिए, आपकी टेक अभी इस वक्त मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मैटर जो है ना, वो है एक एक्सचेंज थी 2014 के अंदर, ठीक है, एम्प्टी गॉक्स के नाम से, माउंट गॉक्स उसको बोला जाता है। वो एक्सचेंज हैक होगी, ठीक है, हैक होगी। अब उसके पास जो उस वक्त मतलब जिस तरह आज की डेट के अंदर बाइनेंस ना, तो आपको पता है बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन अपने रखे होंगे, ठीक है, उनको ट्रस्ट है कि बाइनेंस नहीं जाएगी, लेकिन बाइनेंस जा सकती है कभी भी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनेंस चली जाएगी, लेकिन मैं आपको कैसा कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सचेंज कभी भी जा सकती है, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हो वो कभी भी, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ है ना यार, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है और उनके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ कभी भी हो सकती है। तो माउंट गॉक्स जो है ना 2014 के अंदर, उस वक्त 70% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था ना, वो माउंट गॉक्स के एम्प्टी गॉक्स के ऊपर होता था, ठीक है। तो वो हैक हो गई, उसको हैक कर लिया गया, उसके ऊपर 9 लाख बिटकॉइन थे, ठीक है, वो हैक हो गई। अब क्या हुआ कि जिन लोगों के बिटकॉइन थे उन्होंने केस वगैरह कर दिया, केस वगैरह चलना शुरू हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और फाइनली कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि फैसला ये हुआ कि रिकवर जो कर सके ना, माउंट गॉक्स जिन बिटकॉइंस को रिकवर कर सका ना, यानी जो टोटल बिटकॉइन थे ना, टोटल बिटकॉइन यानी जो 9 लाख बिटकॉइन जो
चले गए थे, उन 9 लाख बिटकॉइन में से 15% बिटकॉइन मतलब रिकवर हो गए, 9 लाख में से 15%। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस बंदे के ऊपर। अच्छा, ये जो बंदा है ना, ये बंदा मतलब एक हाईली रेप्यूटेड बंदा है, हाईली रेप्यूटेड और इंतहाई पढ़ा लिखा बंदा है। ठीक है, मतलब क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाईली एजुकेटेड बंदा है। और इसका क्या मतलब, इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा हेड ऑफ रिसर्च रहा है गैलेक्सी के की जो ये इसके ऊपर, और उसके बाद ये रिसर्चर रहा है, बिटकॉइन का रिसर्चर रहा है। किस चीज़ कहाँ कौन सी फिर्म के अंदर, मतलब ये फेडलिटी, फेडलिटी जो एक फंड मैनेजर है बहुत बड़ा, उसके अंदर ये रिसर्चर रहा है। ठीक है, अब ये जो इस वक्त जो बड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना कि यार माउंट कॉक्स ने जो है ना क्रेडिटर्स को रीपेमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, यानी जिन लोगों के पैसे थे बिटकॉइंस थे वो उनको बिटकॉइन दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों का एक ही, हर बंदे का एक ही माइंड है कि यार बिटकॉइंस मार्केट के अंदर आएंगे, बिटकॉइन सेल होंगे और मार्केट हो जाएगी डंप। ठीक है, मुकम्मल तौर पर। तो ये सीधा सीधा हर बंदे का 99% लोगों का यही मानना है। ठीक है, अब इस बंदे ने इस चीज़ के ऊपर, इस मसले के ऊपर इसने एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल स्टडी की है। ठीक है, और इसने वो स्टडी शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप खुद इसको, एलेक्स थॉर्न के नाम से ये बंदा है, इसको खुद अगर आप वो सारा आके पढ़ो ना, अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश ठीक है, तो मतलब इसको आके आप खुद पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगी कि चल क्या रहा है। अच्छा, ये वाला जो इसका ट्वीट है ना, आई एक्सप्लेन्ड माई रीजनिंग ऑन एम्प्टी गॉक्स होल्डिंग। अच्छा, इसका ये वाला जो ट्वीट है ना, ये ट्वीट, इसमें इसने जहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सप्लेन माई रीजनिंग ऑन गॉक्स हैंडलिंग इन डेप्थ बिलो। ठीक है, तो इसमें इसने पूरा जो है ना मतलब एक एनालिसिस दिया है इसकी, इसने पूरा थ्रेड पोस्ट किया है, कोई 8-10 ट्वीट्स हैं इसके, जिसके अंदर इसने पूरी जो है ना इसमें रीजनिंग दिया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करता है कि creditors have been stuck in empty box bankruptcy for 10 years finally trustee वगैरह वगैरह। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो ये एक चार्ट है जिसके अंदर इसने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, आप इसको खुद भी पढ़ लेना, मैं आपको ओवरऑल इसका एक ना कंक्लूजन दे देता हूँ, एक इसकी सिंपल बात। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से देखें, इसने कहा कि यार जो 15% रिकवर हुए हैं, यानी टोटल 9 लाख BTC में से जो 9 लाख बिटकॉइन मतलब हैक हो गए, उसमें से 15% रिकवर कर लिए, जो कि बनते थे 1,41,000 बिटकॉइन। टोटल जो बिटकॉइन है 1,41,000, जो उस वक्त उन बिटकॉइंस की प्राइस थी $63 मिलियन, जस्ट $63 मिलियन उस वक्त 2014 के अंदर, जो कि प्राइस थी तकरीबन $450 पर बिटकॉइन था, या $350 इस तरह से। अब वो उनकी जो अब जो नेटवर्थ बनती है उन BTC की, यानी सिर्फ 15% बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ कि जो 15% बिटकॉइन जो रिकवर हुए हैं, उस वक्त उनकी 63 मिलियन मालियत बनती थी, अब वो $9 बिलियन बनती है। मतलब वो 14,000% अप हो चुका है। ठीक है, 140% उस पर रिटर्न आ चुका है, यानी कि अगर आपका $1000 किसी चीज़ पे लगा हो तो वो $1,40,000 हो जाए। ठीक है, मतलब उसमें इतना रिटर्न हो चुका है। यार इसने जो ना तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो इसने डाटा को जो प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है ना, कि जो मतलब जैसे लोग सोच रहे हैं कि 1.5 लाख बिटकॉइन है, और भाई 1.5 लाख बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन 1.5 लाख है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो 3 चीज़ें उसने बातें की। पहली चीज़ मैं उस पर 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो उसने बात की ना, वो इसने ये की कि यार जिन लोगों को बिटकॉइन मिल रहे हैं ना, मान के चलो ऑन एन एवरेज, पहले तो इस तरह से अगर निकालो कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो तकरीबन 20,000 इंडिविजुअल्स हैं, और उन इंडिविजुअल्स को 64,000 बिटकॉइन टोटल जो है ना 64,000। ठीक है, टोटल जो बिटकॉइन है ना जो मिलेंगे क्रेडिटर्स को, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं खासकर, क्योंकि कंपनीज को मिल भी जाए तो कंपनीज तो उस तरह से सेल नहीं करती, जो कंपनीज होती हैं या जो क्रेडिट फंड्स होते हैं वो उस तरह से सेल नहीं करते। ज़्यादा डर किसका होता है? इंडिविजुअल्स का, कि वो पैनिक करके सेल कर सकती हैं या कुछ ऐसा वैसा मसला हो सकता है। तो वो टोटल 1.5 लाख बिटकॉइन नहीं है, वो सिर्फ 64,000 बिटकॉइन है। अब उस 64,000 बिटकॉइन में से वो 64,000 बिटकॉइन मिलेंगे टोटल 20,000 इंडिविजुअल्स को। ठीक है, वो जो ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए ना कि एक हर बंदे के पास कितने बिटकॉइन, ऐसा नहीं है कि हर किसी को इक्वली तकसीम होंगे, नहीं, जिसके पास जितने थे उसको उसी हिसाब से उसको दिए जाएंगे उतने। ठीक है, 15% की रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 15 बिटकॉइन थे तो उसको शायद 2 या 3 बिटकॉइन मिले, तो ऑन एन एवरेज उसने कहा है कि बेसिकली अगर हर बंदे को ऑन एन एवरेज एक निकाला जाए तो 3.5 BTC बनते हैं। ठीक है, 3.5 BTC। अब ये जो 3.5 BTC है ना, ये अगर डॉलर के अंदर इसको एक आज की डेट के अंदर कन्वर्ट करो तो ये $2 लाख बनते हैं। ठीक है, तकरीबन $2 लाख बनते हैं। ठीक है, तो अब उसने जो उसमें पहला पॉइंट उसने मेंशन किया ना, इस बंदे ने, उसने ये मेंशन किया कि भाई जिन लोगों को बिटकॉइन मिलेंगे ना, तो अगर वो बिटकॉइन को एट द स्पॉट सेल करना चाहते हैं, यानी किसी के पास $2 लाख हैं, यानी BTC के अंदर $2 लाख हैं, तो अच्छा, ये बात करने से पहले उसने एक चीज़ और मेंशन की कि एम्प्टी गॉक्स बिटकॉइन वापस दे रहा है, वो डॉलर नहीं दे रहा। ठीक है, वो बिटकॉइन दे रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि जिन लोगों को वापस फंड मिलेंगे वो BTC की सूरत में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसने अब बात की कि यार तकरीबन लेट्स सपोज एक बंदे के पास $2 लाख हैं, तो अगर उसने एट द स्पॉट सेल करना है तो उसको 15% या 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाटा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 20 के बिटकॉइन है वो ओन्ड बाय
क्रेडिट फंड्स, ठीक है, 10 के BTC जो हैं वो ओन्ड बाय एक समझ लो कंपनी थी उसके थे, और बाकी की जो 65 के बिटकॉइन यानी 64-65 हज़ार बिटकॉइंस जो हैं वो इंडिविजुअल्स क्रेडिटर्स को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ कि ये 15% टैक्स, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको रीड नहीं करता, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, उसने कहा कि भाई अगर $2 लाख, एक बंदे के पास $2 लाख हैं, तो उसको अगर उसने एक ही दफ़ा सेल करना है, मान के चलो उसकी मर्जी है, 10 साल के बाद उसको अगर बिटकॉइन मिल रहे हैं तो वो ये सोच रहा है कि मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ उसने बोली कि भाई उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, 15 से 20%। तो 15 से 20% टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे के पास $2 लाख है, उसने एक ही दफ़ा एट द स्पॉट सेल करना है, तो उसको $2 लाख के बजाय $1,40,000 मिलेंगे, ठीक है। $1,60,000, ठीक है, यानी $40,000 उसके टैक्स की मद में चले जाएंगे, ठीक है। अब आप खुद सोचो यार कि ह्यूमंस के बारे में सोचो, ह्यूमन साइकी के बारे में। इंसान इतनी शातिर चीज़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर बंदा ये सोचे कि यार मैं एक ही दफ़ा एट द स्पॉट सेल करता हूँ, $2 लाख अगर मेरे पास टोटल हैं, उसमें से $40,000 बेशक टैक्स चला जाए, कोई मसला नहीं है। उस सूरत में कि उसके पास एक ऑप्शन और भी मौजूद है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन कि यार एक तो उसके पास ये ऑप्शन है कि सारा का सारा बिटकॉइन अभी सेल करो, 20% टैक्स पे करो, यानी अगर $2 लाख हैं तो $40,000 टैक्स पे करो, $1,60,000 आपका, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके सेल करो, यानी कि $5,000-6,000 सेल करो, जितने ज़रूरत है, ठीक है। $10,000 सेल करो, कोई टैक्स पे ना करो। आप खुद सोचो कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाएगा, $5,000, $10,000 ऐसे करके सेल करना, या एक ही दफ़ा एट द स्पॉट सेल करना। मेरे हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर जो 20,000 लोग हैं वो सारे के सारे लोग ये डिसाइड करें कि जो 20,000 इंडिविजुअल क्रेडिटर्स हैं कि वो सारे के सारे एक दफ़ा डिसाइड करें कि नहीं, हमने एट द स्पॉट सेल करना है, और बेशक टैक्स लगे 20% का, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डीप रिसर्च के अंदर ना जो लोग डीप तो नहीं जाते ना, टॉप से बस पढ़ते हैं न्यूज़ को कि यार अच्छा एम्प्टी गॉक्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये बंदा इसने एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने मेंशन किया ना, वो ये किया कि वो कह रहा है कि individual creditors resisted years of compelling and aggressive offers from claims funds, suggesting they want their coins back rather than a USD dominated payout. अच्छा, इसका मतलब क्या, ये कह रहा है कि तकरीबन 3 दफ़ा 10 सालों के अंदर तकरीबन 3 दफ़ा इन इंडिविजुअल क्रेडिटर्स को ऑफर किया गया कि यार मतलब रफा दफ़ा करो मामले को, आप बताओ कितने USD चाहिए, मतलब डॉलर कितने चाहिए, डॉलर ले लो, ठीक है, डॉलर के अंदर आपको पे आउट कर देते हैं, आप डॉलर बोलो कितने आपको पे कर दूँ, यानी कि उनको एक बनी कई दफ़ा लालच दिया गया कि आप डॉलर ले लो, आपको डॉलर पे कर दिए जाएंगे, ठीक है, आप किसी न किसी एक ऑफर के ऊपर आ जाओ। तो इस तरह से 3 दफ़ा 10 सालों के अंदर उनको ऑफर्स किए गए, किसकी तरफ से, यानी एम्प्टी गॉक्स की तरफ से, तो या जो अथॉरिटीज़ थी इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि हमने सिर्फ बिटकॉइन ही लेना है, ठीक है, वापस, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसने जो तीसरी चीज़ बात की है ना, वो ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कहता है कि बट there are also reasons to believe that the individual creditors will be more diamond handed than the market experts, ठीक है, expects। तो नीचे ये कह रहा है कि creditors are significantly skewed towards long term bitcoiners, they are tech savvy early adopters, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि they might be nerds, ठीक है। ये कह रहा है कि वो, आप क्या सोचते हो कि यार जो लोग 2014 के अंदर बिटकॉइन बाय कर रहे थे, आप उनको समझ रहे हो कि वो फारे किस्म के लोग थे, ठीक है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं था। ये कह रहा है कि दे माइट बी नर्ड्स, ठीक है, वो नर्ड्स बोला जाता है उन लोगों को कि जो लोग किसी सब्जेक्ट के अंदर मतलब हाईली एक्सट्रीमली एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, जिनको किसी चीज़ का बहुत डीपली पता होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन 20,000 लोगों की आप बात कर रहे हो ना कि वो आके सेल कर देंगे एकदम से। ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को 2018 के, आप खुद सोचो यार कि हमें अभी तक बिटकॉइन का सही तरह से पता नहीं चला कि बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हालांकि दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो गई हैं बिटकॉइन के हवाले से, उसके बावजूद लोगों को आइडिया नहीं है अभी तक भी। तो ये वो लोग थे जो 2014 के अंदर बिटकॉइन को बाय कर रहे थे और होल्ड कर रहे थे, तो क्या उनको पता नहीं था कि बिटकॉइन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग कह रहे हो कि मतलब ये कह रहा है कि उनको बिटकॉइन मिलेंगे तो इसी वक्त सेल कर देंगे, हालांकि 10 साल तक वो एक फोर्सफुली उनको होल्ड करना पड़ गया, ये अलग बात है। तो ये कह रहा है कि बेसिकली वो जो लोग हैं ना सारे 2014 के अंदर जिनके पास बिटकॉइन थे, वो कट्टर किस्म के बिलीवर हो सकते हैं बिटकॉइन के। तो आप क्या मतलब, वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेल कर दें और सारे के सारे आके कहेंगे हमने सेल ही करना है, ठीक है। तो देखो यार, इसके ऊपर यहाँ तक तो इस बंदे की स्टडी मैंने आपके साथ सर्च शेयर किया। अब मैं आपको आगे जो है ना एम्प्टी गॉक्स के इवेंट के ऊपर मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मतलब वो ये जो 20,000 क्रेडिटर्स हैं ना, ये जो 20,000 लोग हैं जिनको बिटकॉइंस वगैरह मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत कम लोग ये इस चीज़ के ऊपर नोटिस करते हैं, 10% हेयर कट, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, ये बंदा ये कह रहा है कि जो लोगों को, जिन लोगों, अच्छा ये जो क्रेडिटर्स है ना, मतलब जिन लोगों को बिटकॉइंस मिलेंगे, इनमें से जिन लोगों को जल्दी जल्दी बिटकॉइन चाहिए ना, जो कह रहे हैं कि हमें जल्दी जल्दी दो, जल्दी से जल्दी दो, ठीक है, पहले हमें दो, इन लोगों को 10% और कट ऑफ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी जो इनकी टोटल अमाउंट होगी ना, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के $2 लाख बनते हैं टोटल, तो उसमें से 10% और काटा जाएगा। इस सूरत में कि अगर उसको जल्दी चाहिए, ठीक है, अगर उसको जल्दी चाहिए, पहले सबसे पहले उसको चाहिए, तो ऐसी सूरत में 10% और एक्स्ट्रा कट ऑफ किया जाएगा। और आप खुद सोचो कि जिन लोगों ने 10 साल वेट किया, क्या वो कुछ दिन और वेट नहीं करेंगे? और अगर वो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फिर फेजेस के अंदर मामला चला जाएगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3।
तो एम्प्टी गॉक्स का वो वाला जो एक सीरियस इम्पैक्ट जो लोग देखना चाह रहे हैं ना, वो आएगा नहीं उस तरीके से। वो क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार जहाँ पे हमने इतना वेट किया, हम महीना 2 महीने और वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जुलाई के मंथ के अंदर ही एकदम से धमाका हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसमें से कुछ ऑडियंस को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली फीस से बचने के लिए कि यार 10% एक्स्ट्रा फीस कटवाने से बेहतर है कि मैं 1 महीना और वेट कर लेता हूँ, अगले महीने में ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग, तो अब उस सूरत में ये बंदा कह रहा है कि यार मीडिया के ऊपर जो चीज़ बेची जा रही है कि 1.5 लाख बिटकॉइन सेल होने जा रहे हैं, 1.5 लाख बिटकॉइन सेल होने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बिटकॉइन बचते हैं ना वो टोटल 9,000 बिटकॉइन बचते हैं, ठीक है। यानी इसने जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है ना कि यार अगर एट द एंड अगर कोई बिटकॉइन अगर सेल हो भी जाए तो वो कितने होंगे, ठीक है। तो उसने जो कंक्लूजन दिया है ना वो सिर्फ 10,000 के करीब बिटकॉइन का इसने कंक्लूजन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिटकॉइन सेल होंगे वो 10,000 के करीब सेल होंगे एकदम से। जो शुरू में अगर आप सोच रहे हो कि सेलिंग आएगी तो वो 10,000 से ज़्यादा की नहीं होगी। अच्छा, ये तो जो अभी तक मैंने शेयर किया, जितना भी इसने पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे इस बंदे की तरफ से मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट शेयर करता हूँ जो मेरा अपना है। मैं खुद सोचता हूँ, देखो कि यार जिन लोगों के पास 2014 के अंदर बिटकॉइन थे, यार इस बात को रियलाइज़ करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली मैं अगर बात करूं तो मैं भी शायद 2014 के अंदर ही, 2014 या 2015 के अंदर मेरे पास भी बिटकॉइन था, ठीक है। लेकिन मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। मेरे पास एक टाइम के ऊपर मैं 1.13 BTC मेरे पास थे, मैंने सेल कर दिए $600-700 के अंदर। उस वक्त 1.13 BTC की प्राइस कोई $650 बनती थी, तो मैंने सेल कर दिए। पता नहीं मैं क्या काम करता था उस टाइम के ऊपर ऑनलाइन। तो देखें, कहने की बात ये कि हम तो सो रहे थे, तो लेकिन ये जो लोग बिटकॉइन होल्ड कर रहे थे, मुमकिन है कि ये इन लोगों की ऑब्जर्वेशन उस वक्त की होगी कि जब बिटकॉइन 6 सेंट से 30 सेंट के ऊपर गया था, ठीक है। और एक मतलब बहुत बड़ा एक शोर एकदम से मचा था कि यार बिटकॉइन मतलब कैसे इतना ऊपर जा रहा है, ठीक है। और फिर 30 सेंट से जब बिटकॉइन $8 पे गया था, हो सकता है कि इनकी ऑब्जर्वेशन उस वक्त भी हो, इन्होंने उस वक्त भी बिटकॉइन को एनालाइज किया हो। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम आगे आप स्ट्रेच करो, फिर बिटकॉइन ने जब फर्स्ट टाइम $100 को टच किया होगा, हो सकता है कि उस वक्त के भी विक्टिम हो, मतलब उस वक्त भी इन्होंने इन चीज़ों को देखा हो। इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी रिसर्च क्रिप्टो यानी बिटकॉइन के ऊपर यानी इनका जो इंटरेक्शन है वो उस टाइम से चलता हुआ आ रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब मतलब आस्ते आस्ते कर करके बिटकॉइन की प्राइस मतलब $400 $300 के करीब जब आई, ठीक है, $300-400 के करीब, क्योंकि जब एम्प्टी गॉक्स हैक हुआ उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $350 थी या $400 के करीब थी। तो कहने की बात ये कि मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ, आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग 2014 के अंदर बिटकॉइन को होल्ड कर रहे थे, तो मे बी आप सिर्फ 2014 की बात ना करो, आप उससे भी पीछे जाओ, आप 2011 के अंदर जाओ, आप 2012 के अंदर जाओ, 2013 के अंदर जाओ। उस वक्त बिटकॉइन की जो प्राइसेस बिटकॉइन की फेजेस से निकल के आ रहा था, हो सकता है ये लोग उस चीज़ को भी ऑब्जर्वेशन में, इनकी ऑब्जर्वेशन के अंदर वो चीज़ भी हो, इनके एक्सपीरियंस के अंदर वो चीज़ भी हो, ठीक है। और फिर एम्प्टी गॉक्स वाला इवेंट हो गया। अब मैं अगली बात मैं जो अपना पॉइंट मुकम्मल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप ये बात भी रखो कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 2011 से लगे हों, उनकी यानी उन लोगों की कन्विक्शन क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर, खासकर बिटकॉइन के ऊपर उस वक्त की हो जब बिटकॉइन 2011 में मतलब 30 सेंट का था, उसके बाद $1 पे, ठीक है, इस तरीके से $8 पे जब आया, तो ये हो सकता है उस वक्त के लगे हों। तो आप सोचो यार इनके कन्विक्शन का लेवल क्या होगा। अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट मैं ये नहीं कहना चाह रहा, पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ये बताओ कि इस बात के कितने चांसेस हो सकते हैं कि जिन लोगों के पास 2014 के अंदर मान के चलो 4 बिटकॉइन थे जिसकी प्राइस कोई $1,600 थी, ठीक है, और उसका वो हैक हो गया, उसकी ये कन्विक्शन थी कि इसको होल्ड रखना है, या किसी के पास अगर 20 बिटकॉइन थे, 100 बिटकॉइन थे, 50 बिटकॉइन थे, उसकी कन्विक्शन थी कि ये चीज़ मुझे आने वाले टाइम के अंदर डिजिटल दुनिया के अंदर मुझे ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है और इससे मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ। अगर किसी की कन्विक्शन 2014 के अंदर थी, आप क्या समझते हो कि अगर एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज हैक भी हो गया, वो बंदा चुप बैठा रहा होगा उसके बाद? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1 साल गुजरने के बाद, चलो जैसे देखो FTX वाला कोलैप्स हुआ तो मतलब मार्केट सारी क्रैश होगी वगैरह वगैरह, सारे मामला ख़राब हो गए, ठीक है, लोग मतलब ज़्यादा कितना परेशान रहे होंगे, 6 महीने 1 साल, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो FTX के विक्टिम्स थे वो आज मार्केट का हिस्सा होंगे, आज भी मार्केट के अंदर, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर उनका स्टेक होगा। जो FTX के विक्टिम थे, जो कि मतलब साल 1.5 साल पहले की, मतलब 2 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्जैक्टली याद ही नहीं है कौन सी डेट को हुआ था FTX वाला इवेंट। तो कहने की बात ये, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एम्प्टी गॉक्स जो 2014 के अंदर इवेंट हुआ, आप क्या समझते हो वो बंदे नॉर्मल नहीं हुए होंगे 2015 के अंदर, 2016 के अंदर? तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि उन लोगों ने मजीद बाइंग कर ली हो, ठीक है। छोड़ो आप देखो एम्प्टी गॉक्स के अंदर जो चला गया उनका, वो तो अलग चीज़ थी कि उनका केस चल रहा था, केस चलना स्टार्ट हो गया बाद में, ठीक है, तो वो तो कोई पता नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। मेन जो बात थी ना वो ये थी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 साल के बाद तो चलो उनको हजम हो गया होगा ना, डाइजेस्ट कर लिया होगा, ठीक है यार चलेंगे, पैसे चलेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हुए होंगे, जो पॉइंट दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि जो 20,000
इंडिविजुअल क्रेडिटर्स है ना, जिनको अभी पेमेंट्स होने जा रही हैं, बिटकॉइन मिलने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास ऑलरेडी बिटकॉइन होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कन्विक्शन शायद इतनी होगी, ये बहुत ज़्यादा एक अर्ली अडॉप्टर्स थे, इनको पूरा बिटकॉइन पे बिलीव था, और ये उस वक्त के लगे हुए हैं जब बिटकॉइन 8 सेंट से 30 सेंट पे, 30 से $8 पे, $8 से $100 पे, $100 से $300-400 पे, तो ये उस वक्त से लगे हुए हैं। तो इन्होंने तो बीच में छोड़ना नहीं था इस चीज़ को। हैक होना तो एक अलग बात है ना, कन्विक्शन अगर किसी की बिटकॉइन के ऊपर है, क्रिप्टो के ऊपर है, वो तो एक अलग चीज़ है। आपका अगर बाइनेंस के ऊपर फंड पड़ा है, वो हैक हो जाए, उसका क्रिप्टो से क्या लेना देना, ठीक है। फंड हैक हो जाना एक अलग चीज़ होती है, कन्विक्शन किसी चीज़ के ऊपर होना और चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे का अगर मान के चलो 4 बिटकॉइन उसने होल्ड किए हुए थे या 20 बिटकॉइन होल्ड किए हुए थे, 4 बिटकॉइन की प्राइस बनती थी उस वक्त $1600, 20 बिटकॉइन की 5 बिटकॉइन की बनती थी $2000। तो अगर किसी के पास 20 बिटकॉइन भी थे तो वो मतलब कितने बनते थे, मतलब तकरीबन आप कर लो कि $8000 बनते थे, ठीक है। तो ये जितने भी गोरे वगैरह थे, तो मेरे हिसाब से इन्होंने बाद में और बिटकॉइन बाई किए होंगे, और हो सकता है कि आज की डेट के अंदर आप लोग ये सोच रहे हो कि इनके पास वही वाले बिटकॉइन बस आएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने उससे ज़्यादा बिटकॉइन भी होल्ड करके रखे हों, मतलब जितने उन्होंने एम्प्टी गॉक्स के अंदर लॉस करवा दिए थे, यानी हैक हो गया था, गुम गए थे, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बिटकॉइन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास उससे ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने उसके बाद और बाय कर लिए होंगे, और वो भी शायद उन्होंने आज की डेट के अंदर होल्ड किए हों ऑलरेडी, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर आ जाओ कि जिस बंदे ने एम्प्टी गॉक्स के इवेंट के बाद मान के चलो 1 सेकंड के लिए मान लो कि वो उसको पूरी कन्विक्शन थी बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन एक दिन ऊपर जाएगा, ठीक है, और एम्प्टी गॉक्स वाले हैक हो गए, उसने अपनी माइंड में यही सोचा बस ये खत्म हो गया, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर तो मेरा बिलीव है, हैक होना एक अलग बात है, हो सकता है उसने खरीद लिया हो और आज की डेट के अंदर वो बिटकॉइन का होल्डर हो। जो मिलेंगे उसकी बात नहीं कर रहा, जो अभी उसको बोनस के अंदर मिलेंगे उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने ऑलरेडी बाय करके रखे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी एक मतलब एक साइकी है कि इस सूरत में आप सोचो भी ना कि सिर्फ ये हो सकता है कि बस मिलें, और वो एक जो एक पैनिक सेलिंग होती है ना, तो एकदम से आके वो जो है ना, मतलब हालांकि उनको पता है कि 2 हफ्ते पहले बिटकॉइन की प्राइस $70,000 थी, 2-3-4 हफ्ते पहले, और आज की डेट के अंदर अगर बिटकॉइन $55,000 पे चल रहा है तो वो बेचते, ऐसा मुमकिन, या जब उसको मिले तो $50,000 बिटकॉइन की प्राइस हो तो वो बेचते। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो होल्ड करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ ना, कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने बाद में और बिटकॉइन खरीद लिए होंगे, और वो आज भी उन बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, अगर ठीक है एक अच्छे लेवल के ऊपर, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बार बार बना चुके हैं और फिर दोबारा से खरीद रहे हैं मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर बिटकॉइन को। तो अगर उनके पास आज भी बिटकॉइन की कोई होल्डिंग है, ठीक है, तो ये जो बोनस के अंदर उनको बिटकॉइन मिलेंगे, जो केस जीतने के बाद उनको फाइनली जो जिसका पता नहीं था कब मिलेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से उनको लटकाया हुआ है, तो 10 साल के बाद उनको जो मिल रहे हैं, तो मे भी शायद इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि उनको, यानी कि ये भी हो सकता है कि एक बंदे के पास सोचो आज की डेट के अंदर 10 बिटकॉइन ऑलरेडी उसने होल्ड किए हुए हैं, और उसको एम्प्टी गॉक्स वाले जो उसके बिटकॉइन थे वो भी उसको मिल जाते हैं, जो कि तकरीबन 50 बिटकॉइन थे, ठीक है। उसके अगर 50 थे तो 50 का 15% आप निकाल लो कि 50 का 15% फिर मतलब तकरीबन 7 बिटकॉइन बनते हैं, या कितने बनते हैं, यानी जितने भी उसको बनते हैं, यानी उसको अगर उसको 10-12 बिटकॉइन और मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो तो उसमें से तो कुछ ना कुछ सेल कर सकता है, ठीक है। मे भी ये भी हो सकता है कि उसकी इतनी कन्विक्शन हो कि वो फिर भी सेल ना करे, क्योंकि लालच भी, ग्रीड देखो, ग्रीड इंसान को करता है, ठीक है, ग्रीड इंसान के ऊपर डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब शायद फिर भी सेल ना करे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि यार मुझे ये तो बोनस के अंदर मिला है, तो इसमें से मैं अपने कुछ खर्चे निकालूं, तो मैं भी उसमें से कुछ सेलिंग कर सकता है। तो ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन कितना आएगा उसका कंक्लूजन मैं आपको देता हूँ। देखो, एक चीज़ और भी है, तो मुझसे इस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि जितने 20,000 लोग हैं वो सारे के सारे नहीं बेचेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा कि वो सारा का सारा सेल कर दें, ठीक है। ये आप मुझसे बात अपने माइंड में रखो। अब मैं एक और चीज़ के ऊपर जाता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, एक बहुत बड़ा सिग्नल है और ये नेगेटिव है, सीधी सीधी बात है कि मैं ओवरऑल तीनों चीज़ों का कंक्लूजन एंड में आपको देता हूँ। बिटकॉइन जो है ना वो, और इस बात के साथ उसका बड़ा ताल्लुक है, बिटकॉइन का जो ओटीसी मार्केट है ना, बिटकॉइन की जो ओटीसी मार्केट है, उसके ऊपर बिटकॉइन की जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सप्लाई वाली ये जो मतलब ये लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल स्काई रॉकेट हुई हुई है, बिल्कुल ये सीधा सीधा इसने टॉप बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि याद रखो कि बिटकॉइन के ऊपर, बिटकॉइन की जो ओटीसी मार्केट है, उसके ऊपर अगर सप्लाई बढ़ जाए ना, बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाए, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट गिरेगी, ठीक है। क्योंकि ये आप अगर ओवरऑल देख लो ना, कि जब ये देख सकते हो कि ये आप देख रहे हो कि जब ये जो लाइन थी ना, सप्लाई जब डाउन थी, यानी जब ओटीसी मार्केट के ऊपर जब बीटीसी कम थे, तो उस वक्त बीटीसी का ग्राफ ऊपर जा रहा था, ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक है। और जब ये अगर आप देखो कि अब ये यहाँ से ओटीसी के ऊपर बीटीसी की जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो उसके अंदर करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये चार्ट जो है ना आपको ओवरऑल ये बता रहा है कि ये जो स्काई रॉकेट बना हुआ है ना, ये 3 लाख बिटकॉइन है, ठीक है। इस वक्त ओटीसी की मार्केट के ऊपर ऑल टाइम हाई बना हुआ है, ठीक है, सप्लाई का ऑल टाइम हाई बना हुआ है कि बिटकॉइन की सप्लाई $3 लाख की, बिटकॉइन 3 लाख, ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। देखो, जो एम्प्टी गॉक्स वाला चक्कर है ना, उनसे भी बड़ा ये वाला थ्रेट है कि ओटीसी की मार्केट के ऊपर बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसका टॉप बन गया है, और वो 3 लाख बिटकॉइन है, ठीक है। और यहाँ से करेक्शन नहीं आया, यहाँ से बीटीसी की प्राइस के अंदर उस तरह का करेक्शन नहीं आया, यानी कि स्कोप मौजूद है कि बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट कर जाए यहाँ से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, बिटकॉइन ओटीसी डेस्क बैलेंसेस हिट अवर 3 लाख बीटीसी, ठीक है।
तो आप देख सकते हो 3 लाख बिटकॉइन है जो ओटीसी के ऊपर है, और ये सिग्नल जो है ना वो इतना अच्छा सिग्नल नहीं है, ठीक है, कि बिटकॉइन का जो ओटीसी मार्केट है ना उसके ऊपर सप्लाई इतनी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से प्राइस के अंदर करेक्शन आ सकता है। अब देखो मैं ओवरऑल कंक्लूजन दे देता हूँ जर्मनी का भी, और देखो जर्मनी जो कर रहा है ना ये वक्ती है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें वक्ती हैं, इसका इंपैक्ट आ सकता है बीटी जर्मनी और भी थोड़ी सेलिंग करे तो एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। और जो एम्प्टी कॉक्स वाले जो क्रेडिटर्स को जो पैसे मिलेंगे जुलाई के अंदर मिलना शुरू हो गए और मिलेंगे, उसका इंपैक्ट भी मार्केट के ऊपर आ सकता है, ठीक है, इतना आ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो मार्केट को करेक्शन लेनी चाहिए, ठीक है, मार्केट का करेक्शन बन रहा है यहाँ से, और एक चांसेस हैं कि मार्केट करेक्ट कर जाए यहाँ से, ठीक है। और तकरीबन आप यूँ कह सकते हो कि $50,000 का लेवल आपको दिख जाना ही लॉजिकल है, ठीक है। और एक शार्प डंप अगर होता है तो बिटकॉइन जो है ना, मतलब अगर आपको 46-47,000 तक अगर विक भी उसकी चली जाए ना, विक की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं करना, कैंडल की जो बॉडी है ना उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ विक की बात कर रहा हूँ कि विक जा सकती है 46-47,000 तक, विक भी इस एरिया के अंदर जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट तक रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके अगले 15 मिनट के अंदर अंदर बिटकॉइन का प्राइस वापस $49,000 $50,000 से ऊपर होगा, ठीक है। ये मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अभी बिटकॉइन की प्राइस मेरे ख्याल से $57,000 चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो $57,000 से यानी कि फर्दर 10,000 का एक करेक्शन आप मान के चल लो, जो कि $47,000 तक बनता है, फर्दर एक $1,000 मजीद भी आप कर लो, यानी विक की सूरत में। और विक जो होती है ना, मतलब एकदम से डंप लगता है और मार्केट फौरी तौर पे रिकवर कर जाती है, ठीक है। और उस सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर 46-47 तक बीटीसी का प्राइस वहाँ चला भी जाता है ना, तो 15 मिनट से ज़्यादा आप सोचना भी ना कि प्राइस वहाँ पे रुके, 15 मिनट से रुकेगा तो 1 मिनट भी नहीं, 46-47 पे तो 1 मिनट भी शायद ना रुके। मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि अगर 46-47 तक जाता भी है तो फौरी तौर पे अगले 15 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस वापस $50,000 से भी ऊपर आ जाए, यानी वो $3,000 जो $4,000 है ना, वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, तो ओवरऑल बिटकॉइन $50,000 से ऊपर ही आगे स्टेबल होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस भी है, गट फीलिंग भी है कि बिटकॉइन अगर नीचे इस लेवल तक गिरे तो वो $51,000 $52,000 के ऊपर फौरी 15 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर बिटकॉइन की प्राइस $54,000 चल रही है ना, और $54,000 से एक मेजर डंप एकदम से आता है, तो अगर वो डंप 46-47,000 तक उसकी विक जाती है, तो बेशक उसकी विक वहाँ तक जाए, ठीक है, यानी आपको पता चले कि हाँ यार बिटकॉइन ने एक डंप लिया $46,000 तक का, लेकिन वो रुकेगा नहीं वहाँ पे, और वो फौरी तौर पे $50,000 से ऊपर ही ट्रेड होगा आके, ठीक है। तो बहुत हद भी होगी तो $49,000 से तो ऊपर ही ट्रेड होगा, $49,000 से, ठीक है। अब देखो, अब फाइनल मैं कंक्लूजन आपको दे देता हूँ कि मैं तो मार्केट के अंदर अभी नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोई भी स्टेक मार्केट के अंदर नहीं है, ठीक है, या यूँ कह सकते हो कि किसी भी तरह का कोई मेजर स्टेक नहीं है, ठीक है। मैं भी कोई छोटी मोटी ट्रेड हो सकती है, लेकिन नहीं है, मतलब आप समझ लो कि मैं 100% आउट टू मार्केट से, ऑलमोस्ट 100%, यानी ये तो मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं 99% मेरा जो पोर्टफोलियो है वो यूएसडीटी के अंदर है इस वक्त, ठीक है। मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया हुआ, ना ही कोई मैंने स्पॉट के अंदर कोई ट्रेड ली हुई है, ना मैंने कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होल्ड किया, कुछ भी नहीं। अब देखो मेरा प्लान क्या है, मैं अभी क्या देख रहा हूँ, देखो मार्केट के अंदर ना 11 जुलाई से पहले तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 11 जुलाई को सीपीआई डाटा आना है जो कि आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और वो मैनिपुलेटेड है, वो आएगा ही पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव आएगा ही नहीं, मुझे पता है। और क्योंकि देखो उसके पीछे बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अमेरिका बाइडेन को लाना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि बाइडेन बिल्कुल एक फजूल किस्म का बंदा है जिसको पॉलिटिक्स का कोई पता नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो अमेरिका की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब तरह की पॉलिटिक्स है, मतलब वो हम लोग उस नहीं समझ पाते उसको उस तरीके से, लेकिन मतलब जो चांसेस है ना, मतलब वो मतलब जो एफर्ट कर रही है, जो करंट गवर्नमेंट इस वक्त जो एफर्ट कर रही है ना, वो ये कर रही है कि किसी तरह से, यानी जो बाइडेन की जो हुकूमत है ना, वो क्या चाह रही है कि बाइडेन वापस आए, ठीक है। लेकिन बाइडेन वापस आएगा या नहीं आएगा उसको चीज़ को तो छोड़ो, लेकिन जो सीपीआई डेटा आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा 11 जुलाई को, ठीक है। तो 11 जुलाई को मार्केट होगी, हमारे पास एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी 11 जुलाई को, यानी ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो उससे पहले भी आ सकती है, वो तो मैं नहीं कह रहा कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी 11 जुलाई को ही आएगी, वो तो उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन 11 जुलाई को मार्केट के अंदर एक कन्फर्मेशन भी आ सकती है कि अगर मार्केट सोचो एक अच्छे लेवल के ऊपर अगर ट्रेड हो रही हो, मान के चलो $60,000 पे बिटकॉइन चल रहा है 11 जुलाई को, और सीपीआई डेटा पॉजिटिव आ जाता है और मार्केट $64,000 से ऊपर चली जाती है, तो ये सारा जो सिनेरियो है ना, जो एम्प्टी कॉक्स और ये सारा वक्ती तौर पे थोड़ा सा ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, मतलब ये आप कह सकते हो, इस तरह का एनालिसिस है। लेकिन मतलब मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब सही पूछो तो मुझे कुछ उस तरीके से दिख नहीं रहा पॉजिटिव इस तरीके से कि मतलब मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए और मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक क्लियर इंडिकेशन आ जाए, बुलिश मोमेंटम बन जाए, वो मुझे दिख नहीं रहा। एक चीज़ है जो मार्केट के सेंटीमेंट्स को थोड़ा सा टर्न आउट कर सकती है, वो है इथेरियम की ETF की ट्रेडिंग, लेकिन इथेरियम का ETF की जो ट्रेडिंग है ना वो नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने इथेरियम के ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि इथेरियम वो देखो क्या होता है ना कि अच्छी न्यूज़ को ना अच्छे टाइम के ऊपर लाया जाता है, समझ रहे हो बात को, बुरे टाइम के ऊपर नहीं लाया जाता। तो अभी जो बुरा टाइम चल रहा है ना क्रिप्टो में, तो इस टाइम के अंदर इथेरियम का ETF की ट्रेडिंग का जो मामला है ना वो आएगा ही नहीं, आप देखना इसको डिले कर देंगे, खुद ही डिले करवा देंगे, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करेगा, नहीं,
जो फंड्स मैनेजर है ना, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, फेडिलिटी हो गया, ये सारे जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ इथेरियम के एटीएफ के लिए, ये अपनी मर्जी से इथेरियम के एटीएफ का जो टाइम है ना डिसाइड करेंगे कि हाँ यार मतलब 22 जुलाई को आना चाहिए या इस मंथ को आना चाहिए, इस वीक को आना चाहिए, ये अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और मैं इतना समझ सकता हूँ, जो मेरा मानना है कि ये जो करंट टाइम चल रहा है ना, ये जो इस तरीके का बुरा टाइम चल रहा है, इस टाइम के ऊपर नहीं होगा जहाँ पे एमटी गॉक्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर या इस तरह की जो जर्मनी की तरफ से भी सेलिंग प्रेशर है, तो ऐसे टाइम के ऊपर ये नहीं लेके आएंगे, ठीक है। मतलब ये ईटीएफ को नहीं लेके आएंगे, ये ईटीएफ को उस टाइम लेके आएंगे जब मार्केट मामला ठंडे हो चुके होंगे, और फिर मार्केट जो है ना एक बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि क्या होता है ना कि इनको क्या होता है कि इनको वॉल्यूम चाहिए ना, ये इनको अपनी प्रोडक्ट फ्लॉप तो नहीं करवानी ना, कि इथेरियम का ईटीएफ अगर लेके आ भी जाए इस गंदे टाइम के ऊपर, तो लोग तो ईटीएफ के अंदर बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ईटीएफ तो मतलब अगर सोचो यार, ईटीएफ के अंदर अगर लोग कैसे बाइंग करेंगे जब उनको दिखेगा कि सारा कुछ नीचे जा रहा है, तो क्यों कोई बाय करेगा? नहीं करेंगे उस वक्त, ठीक है। तो लोगों को तो एक माहौल चाहिए बाय करने वाला, तो जब ईटीएफ उस वक्त लाया जाएगा इथेरियम का जब माहौल होगा बाय करने वाला, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर दी, अब कंक्लूजन क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मेरी जो टेक है वो ये है कि रुकना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए, डंप का वेट करना चाहिए एटलीस्ट, मतलब कि $50,000 तक मार्केट गिरे, या मतलब मार्केट गिरे कोई थोड़ी करेक्शन ले, तो चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। और चांसेस हैं, ये समझो इस बात को, कि मतलब ओवरनाइट चीज़ें बदल सकती हैं, कि मतलब सोचो आज ही डंप हो जाए मार्केट, कल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, मतलब अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि मतलब समझ लो कि इस वीक के अंदर कभी भी किसी भी टाइम मार्केट जो है ना एक क्रैश ले ले, ठीक है, मार्केट $50,000 के ऊपर आ जाए, ठीक है। तो देखो, ये जो ओटीसी वाला मामला भी मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये इतना खतरनाक है कि 300 पे चला गया, ठीक है, 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर जो है ना, 3 लाख बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना, वो 3 लाख बिटकॉइन जो है ना पड़े हुए हैं ओटीसी के ऊपर, और उसको कोई उस तरीके से जोशो खरोश के साथ खरीदने वाला बंदा कोई नहीं है मौजूद, ठीक है। तो ये खतरनाक चीज़ है भाई। सप्लाई जब इतनी बढ़ जाती है ना, तो फिर डंप आता ही आता है, ठीक है, क्योंकि डंप फिर जब आता है ना, तो फिर उस सप्लाई को फिर खरीदा जाता है एक तरीके से, कि मतलब वो यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जब आ जाती है ना चीज़ें, तो उनको फिर खरीद लिया जाता है। एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ कि जो एमटी गॉक्स जो है ना, एमटी गॉक्स का वाला जो मामला है ना, ये बहुत बड़ा बुलिश इवेंट बन सकता है। याद रखो इस बात को, ये बहुत ही बड़ा बुलिश इवेंट बन सकता है यार। एक चीज़ याद रखो कि अगर जर्मनी चलो सेल करेगा, कितना सेल करेगा यार, कितना सेल करेगा? एक टाइम पे तो वो रुकेगा ना, मतलब कब तक वो सेल करेगा? तो जर्मनी रुक गया, उसका मामला साइड पे हो गया। दूसरी चीज़, क्योंकि उसने जो मैसेज देना है वो तो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। जर्मनी ने जो मैसेज देना था ना, वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। अब मज़ीद उसने चीज़ों को थोड़ा सा और जिसको कहते हैं ना कि नमक छिड़कने वाली बात होती है ज़ख्म पे, तो वो थोड़ा सा मज़ीद वो चीज़ें होंगी, करेगा वो थोड़ा सा और आप कर लो, ठीक है। और एमटी गॉक्स वाला जो मामला है ना, ये भी एक टाइम के ऊपर ना, जब ये थोड़ा सा इस तरह का तासुर बन गया ना कि जी बिटकॉइन एमटी गॉक्स के जो ना क्रेडिटर्स को पैसा मिला लेकिन सेल नहीं हुआ, उस तरह का जैसे ही ये न्यूज़ चलना शुरू हुई ना, जब ये चीज़ें बनना शुरू हुई कि यार ये तो उस तरह से सेलिंग प्रेशर नहीं आया, ये पूरा का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये इनके फेजेस चलते रहे, कोई बात भी नहीं करेगा कि अच्छा फेज़ 2 चल रहा है, आप फेज़ 3 चल रहा है, किसी ने बात भी नहीं करनी। मेरी बात आप लिख के ले लो कि कोई बंदा ये बात भी नहीं करेगा कि जो ना आज की डेट के अंदर ऐसा हुआ है कि एमटी गॉक्स ने कुछ और पेमेंट्स भी की हैं क्रेडिटर्स को, ये चीज़ें भी नहीं चलेंगी। मतलब इतना ऐसा ये इवेंट जो है ना, ये बिल्कुल इस तरह हाइड हो जाएगा, ठीक है, साइड पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप सोचो कि अगर एमटी गॉक्स वाला मामला भी साइड पे हो जाए, जर्मनी वाला मामला भी कितना चलेगा यार? 2 दिन चल जाएगा, 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। इतना ही इसने चलना है, ठीक है, खत्म। उसके बाद ये साइड पे ये चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद आप खुद सोचो कि बिटकॉइन की हाविंग भी हो चुकी है, बिटकॉइन के ईटीएफ्स भी अप्रूव हो चुके हैं, और इथेरियम के ईटीएफ जो है ना, वो उसकी जो ट्रेडिंग वाला जो मामला है, इथेरियम की ईटीएफ की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब वो इस वीक के अंदर भी हो सकती है, ये मतलब ये र्यूमर्स तो ये भी हैं कि इस वीक के अंदर भी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वीक के अंदर होगा। नेक्स्ट वीक चलो हो जाए तो वो मैं मान सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक हो सकता है कि इथेरियम की ईटीएफ के अंदर जो ट्रेडिंग है ना, वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो सकती है कभी भी। तो वो तो एक चीज़ है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट वीक भी ना करो, ठीक है, आप ये कह लो कि जुलाई के एंड में कहीं पे कर लो, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक यानी 3rd वीक के में आप कर लो, या 4th वीक की बात कर लो, 3rd या 4th वीक के अंदर भी अगर हो जाता है, तो आप सोचो ना ओवरऑल मार्केट के अंदर तो लॉन्ग टर्म में तो चीज़ें आपके लिए बुलिश ही हैं, ठीक है। तो स्टिल लॉन्ग टर्म के हवाले से मैं तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बुलिश ही हूँ। और ओवरऑल मैंने आपको अपना बता दिया है कि मेरी टेक ये है कि यार मैं नहीं समझता कि बिटकॉइन जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जा सकता है। थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, उसकी वजह से लेवरेज फ्लश आउट के चक्कर में भी चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद पुश किया जा सकता है डाउन साइड, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया यार कि वीक की सूरत में 47-46 का जो एरिया है ना, ये टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद विद इन नेक्स्ट 15 मिनट बिटकॉइन $50,000 से ऊपर होगा। और फिर उसके बाद बीटीसी जो है ना, मतलब अगर एक दफ़ा इस तरह का करेक्शन आ जाता है, तो मुझे उसके बाद लगता है कि बिटकॉइन को, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग पोजीशंस भी बनाएंगे $50,000 से, और स्पॉट की बहुत बड़ी बाइंग्स होंगी $49,000, $50,000, $52,000, $51,000 इस एरिया से। तो उसके बाद मुझे आगे मार्केट तो रिकवर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सीखने वाली बात यह है इस सारे सिनेरियो से
कि ये बात याद रखो कि एक चीज़ प्ले आउट हो सकती है और वो ये है कि बिटकॉइन $57,000 से $50,000 पे जा सकता है। मोटी मोटी बात अगर करें कि $57,000 से $50,000 के करीब जा सकता है और आल्ट कॉइन्स के अंदर एक मज़ीद ब्लड बाथ हो सकता है, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन हो सकती है और उससे बचना चाहिए कि आप यानी जब ये डैमेज हो तो उस वक्त आप मार्केट के अंदर ना हो। अगर आप उस वक्त मार्केट के अंदर हो तो वो आपके लिए चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को वो चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप, और फिर ये चीज़ आपके लिए, मैं इस चीज़ को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ, अभी भी आज की डेट के अंदर भी मैं इस चीज़ को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा हो, ठीक है, कि करेक्शन आ जाए और उसके बाद हम मार्केट के अंदर एंटर करें, या करेक्शन ना भी आए तो फिर कन्फर्मेशन हो जाए इस तरह की, यानी कन्फर्मेशन फिर 2-3 चीज़ों से हो कि इथेरियम के ETF की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाए, प्लस CPI डेटा पॉजिटिव आ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हमें 11 जुलाई तक अगर मिल जाती हैं तो फिर हम उसके बाद फिर हम फर्दर बुलिश हो जाते हैं, बिटकॉइन $60,000 की सपोर्ट के ऊपर आके ट्रेड होना शुरू हो जाए। तो फिर हमारे लिए चीज़ें जो ना, फिर हम यही सोच सकते हैं कि यार ये जो $53,000 तक का जो डंप लगा ना, 53-54 तक का, तो यही जो है ना एक लोकल बॉटम था, यही था, ठीक है। तो या तो इस तरह हो जाए, लेकिन मैं वेट करूँगा इस चीज़ का कि मेरे हिसाब से ये होगा। मार्केट जो है ना फर्दर उसमें प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो OTC के ऊपर यार इतनी सप्लाई है ना, तो उसको कौन खरीदेगा इतना, या तो उसको कोई खरीदे, ठीक है, या तो अच्छा याद रखो कि जो ETFs के अंदर जो बाइंग होती है ना, ये कहाँ से होती है, ये OTC मार्केट के थ्रू होती है। तो अगर ETF के अंदर मतलब बाइंग होना, बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार बाइंग होना शुरू हो जाए ना, बहुत बड़ी बड़ी बाइंग, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो एक जो सप्लाई है ना, सप्लाई शॉक जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो OTC डेस्क के ऊपर जो बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा सप्लाई है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो बिटकॉइन की ETF की जो डाटा आएगा ना, यानी आज जो ट्रेडिंग जितनी भी होगी ETF के अंदर, तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो डाटा होगा ना, जो कल हमें पता चलेगा, कल सुबह उठ के पता चलेगा, या रात को अगर कोई जागता है तो 4-5 बजे तक वो डाटा आ जाता है, तो 4-5 बजे तक आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि क्या उसकी क्या रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। हालांकि मार्केट आज स्टेबल रही है ना, उसके बावजूद नेगेटिव आएगा। मार्केट 57 तक की रही है, ठीक है, नीचे भी नहीं आई, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है, जब से ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो है, 49 मिनट की हो चुकी है। तो कहने की बात ये है यार कि मतलब मेरे हिसाब से अब जो आने वाले जो दिन है ना इस वीक के अंदर, वो ETF का जो इन्फ्लो है ना वो नेगेटिव रहेगा। और ETF के जितने भी ETF है ना, ब्लैक रॉक हो गया, फेडलिटी हो गया, ग्रे स्केल हो गया, मतलब बहुत सारे हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं फंड्स मैनेजर हैं, एक बड़ी देखने लायक बात है वो ये है कि ब्लैक रॉक पिछले कितने दिनों से बाय नहीं कर रहा। ब्लैक रॉक बिल्कुल चुप है, ना वो बाय हो रहा है ना सेल कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब से ब्लैक रॉक ने छोड़ा हुआ है ना बाय करना, तब से मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा, ओवरऑल मार्केट को देखा जाए ना, तो मार्केट उस वक्त से मार्केट गिरी ही है, बिटकॉइन की मार्केट, ठीक है। तो जिस दिन बिटकॉइन के अंदर ETFs के अंदर ब्लैक रॉक बाय करना शुरू करेगा ना, सही तगड़े तरीके से, कि जिस तरह वो करता है कि 200 मिलियन की बाइंग, 300 मिलियन की बाइंग हर रोज़, तो $300 मिलियन बिटकॉइन, ठीक है। तो यानी $300 मिलियन, ठीक है, बिटकॉइन नहीं, 300 मिलियन BTC, यानी USD के अंदर बिटकॉइन के जो अमाउंट बने वो तकरीबन 300 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन, इस तरह के इन्फ्लोज ब्लैक रॉक की तरफ से देखने को मिले ना सिर्फ, तो तब मार्केट का ट्रेंड एक शिफ्ट होगा और जो सप्लाई है OTC के ऊपर, वो सप्लाई शॉक कम हो जाएगा। काफ़ी लंबी वीडियो होगी यार, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो रहनी चाहिए। लंबी हो गया वीडियो, मैं नहीं चाह रहा था इतनी लंबी हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें काफ़ी स्ट्रेच हो गया। 2-3 टॉपिक थे टोटल इस वीडियो के अंदर, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। होपफुली आपके लिए ये बेनिफिट रहेगी। इसको देखते हुए देखो, मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी अपनी रिसर्च, इसमें टोटली आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग इन इट, ठीक है। मैं इसमें 100% गलत हो सकता हूँ, हो सकता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो हुई उनमें से एक बात भी ना हो, ठीक है। मैंने अपना एक एनालिसिस किया है, ठीक है, मार्केट को देखने का, परखने का, उसके ऊपर मेरी एक टेक है, ठीक है। तो आप अपनी रिसर्च करो, सारा कुछ सुनो, ठीक है, समझो, देखो, चीज़ों को परखो, उसके बाद आप डिसाइड करो और चीज़ों को देखो हर हवाले से कि ऑन चेन डाटा क्या कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। ये नहीं कि मेरी बातें सुन के आप सेल कर दो या मेरी बातें सुन के आप बाय कर दो, ये नहीं आपने करना भाई। हो सकता है बिटकॉइन $30,000 पे चला जाए, मतलब अगर मैं तो आपको कह रहा हूँ कि $50,000 पे जब बिटकॉइन होगा तो बाय आप कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन हो सकता है $30,000 पे चला जाए, या मैं आपको अभी ये कह रहा हूँ कि ना बाय करो, ठीक है। अभी बिटकॉइन $57,000 पे चल रहा है ना, मैं कह रहा हूँ ना बाय करो, अभी मैं मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो अभी, ठीक है। पता चले कि मार्केट यहाँ से सीधा $70,000 पे चली जाए और आप यहाँ पे मेरे कहने पे ऊपर बाय ना करो या सेल ना करो, ठीक है, सेल कर दो, या फिर कि मैंने अगर सेल किया है तो आप भी सेल कर दो। तो ये नहीं है यार, आपको जो मेरी बात को भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपकी अपनी बात भी होनी चाहिए, आपका अपना माइंडसेट भी होना चाहिए कि आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना कि आपको क्या लगता है, ये रिसर्च के बेस पे होता है, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता कि आप वैसे को कि यार बस मुझे लगता है, ये चीज़ नहीं होती। मार्केट कभी भी, मार्केट को देखने का नजरिया ये नहीं होता, वो रिसर्च बेस होता है कि आप रिसर्च करने के बाद कहते हो कि हाँ, अब रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, अगर चाहे मार्केट के अंदर रुकना है, चाहे मार्केट के अंदर सेल कर देना है, ठीक है, या ये अगर बाय करना है तो किस पॉइंट के ऊपर बाय करना है, वो फिर आप अपने एनालिसिस की बुनियाद पे करते हो। तो मैं किसी भी तरह की आपकी फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। दिस कंटेंट इज जस्ट मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, ठीक है। तो एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हो, और अपनी ड्यू डिलिजेंस आपको खुद करनी है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपकी जो ड्यू डिलिजेंस है, अपनी रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च, वो आप खुद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी क्रूशियल टाइम चला होता है, इसमें ऑलरेडी कुछ लोग लॉसेस के अंदर भी होंगे होल्डिंग के में, ठीक है।
तो आल्ट कॉइन्स के ऊपर बहुत सारे लोग 80% डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बंदा बेच दे 80% डाउन के ऊपर, मार्केट अगले दिन स्काई रॉकेट हो जाए और मुझे कहे कि यार आपके कहने फजूल से वीडियो देख के मैंने जो है ना वो सेल कर दिया है, तो आपकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता चीज़ें, ठीक है। मुझे तो नहीं पता ना आपकी क्या सिचुएशन है, मैं तो जैसे आप यूँ समझ लो कि मैं कोई लॉस के अंदर मार्केट से एग्जिट नहीं हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं प्रॉफिट के अंदर ही मार्केट से एग्जिट हुआ, और जब मार्केट डंप हुई थी $64,000 से डंप करके बिटकॉइन तकरीबन $53,000 तक आया है, $56,000 तक आया था पहली दफ़ा, अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दिन पहले। तो मैं उस वक्त मार्केट के अंदर उस वक्त भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे उस डंप का भी अपने हिसाब से, यानी अपने माइंडसेट के हिसाब से मुझे लगता था कि मार्केट क्रैश करेगी, जो कि हर बंदे को लगता था कि डंप करेगी। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे लगता था, मतलब हर बंदे को, यानी जो क्रिप्टो के अंदर है उसको पता था कि मार्केट डंप होने वाली है, ठीक है। बिटकॉइन $60,000 से नीचे गिरेगा और $56,000 पे तो कंफर्म जाएगा, ये तो तकरीबन हर बंदे को पता था, उस तरह मुझे भी पता था, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई लॉस के अंदर, जब मार्केट के अंदर, अभी मैं मार्केट से एग्जिट भी हुआ हूँ तो मैं लॉस के अंदर एग्जिट नहीं हुआ। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब जो बंदा लॉस के अंदर है, बहुत बड़े लॉस के अंदर है, और स्पॉट के अंदर लॉस के अंदर है, तो अब वो स्पॉट के अंदर बेच के, मतलब मैं नहीं समझता कि लॉजिकल है कि बहुत बड़े लॉस के अंदर अगर आप हो तो स्पॉट के अंदर बेच दो, चीज़ें रिकवर होंगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर भी आपकी अपनी वो है कि आप रिसर्च कर लो कि आपको रुकना है या नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे रुक जाओ, मैं तो ओवरऑल एक कमेंट्री कर रहा हूँ ना यार, उसको आप सुनो, उसके बाद फिर आप अपना देखो कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है। मतलब डिसीजन इस तरह से नहीं होता कि आपने वीडियो देखी डिसीजन कर लिया, नहीं यार। डिसीजन करने के लिए आपको कभी कभार पूरा हफ्ता लग जाता है, आप सोचते रहते हो, पूरा हफ्ता एनालाइज करते रहते हो, मार्केट के डिफरेंट फैक्टर्स को देखते रहते हो, फिर जाके आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार नहीं, मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊँ कि अब मुझे बाय करना चाहिए, ठीक है, या मैं इस नतीजे पे पहुंचाऊँ कि अब मुझे इस चीज़ को सेल कर देना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट के अंदर है या चाहे सेल लॉस के अंदर है, मैं ये बात नहीं कर रहा। डिसीजन होता है कि आप किसी पॉइंट के ऊपर डिसाइड करते हो कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे सेल कर देना चाहिए, या आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे अभी सेल नहीं करना चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट होगा अगले 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। तो अपना पर्सपेक्टिव जितना बड़ा रखोगे ना, लॉन्ग टर्म रखोगे, उतना आप क्रिप्टो में सर्वाइव कर सकोगे। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव 15 मिनट की कैंडल के अंदर घुस के डिसाइड करोगे ना, यानी आप अपना अगर फ्यूचर 15 मिनट की कैंडल के अंदर घुस के डिसाइड करोगे, तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी और आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और उस मेंटल स्ट्रेस, जो वो मेंटल स्ट्रेस है ना, उसको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात याद रखो कि ये काम आसान नहीं है, ठीक है। होप, मैं आपको ये कहूँगा कि होप नहीं छोड़नी, क्योंकि यार इस काम के अंदर ना